प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। NA 249 का मामला भी बिलाखिर इलेक्शन कमीशन के पास पहुँच गया है। जिस तरह से डस्का का मामला पहुँचा था, रिटर्निंग ऑफिसर से जो दरख्वास्त की गई थी वोटों की दोबारा गिनती की, वो यहाँ पर मुस्तरद हुई और अब ये दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर हो गई है और 4 मई को इसकी समाअत होगी। अब इस पर जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ का इस पर क्लेम है, मौक़िफ़ है, ख़ास तौर पर नून लीग ये समझती है कि वोटों की रिकाउंटिंग होनी चाहिए और धांधली के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और प्राइम मिनिस्टर ने दोबारा ऑफ़र किया है कि आप आइए हमारे साथ बैठिए और हम इलेक्शन रिफॉर्म्स पर बात करते हैं ताकि हमेशा ये मामला ना हो। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं तारुफ कराता हूँ। औरिया मकबूल जान साहब हैं, सीनियर तजज़कार हैं। इरशाद अहमद आरिफ साहब हैं, आप सीनियर तजज़कार हैं। हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अपोजिशन लीडर हैं सिंध असम्बली में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आपका ताल्लुक है। कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। लेकिन मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। नासिर हुसैन शाह साहब, ये एक तो ये है ना कि धांधली के इल्ज़ामात हैं, आप कह रहे हैं कि जी धांधली नहीं हुई, चलें ये तो इलेक्शन कमीशन में मामला चला गया है, लेकिन इसके बाद अब एक दूसरे पर करप्शन के इल्ज़ामात का जो है वो शुरू हो गए हैं। पीपल्स पार्टी नून लीग को कह रही है आप करप्ट हैं और आपने, मैं ट्वीट्स आपके कुछ लीडर्स के दिखा सकता हूँ, चौधरी मंजूर साहब ने ट्वीट किया है कि मरियम साहबा ने लंदन फ्लैट जिस तरह से छुपाया इसी तरह से यहाँ पर दावा कर रही हैं। जवाब में उनके लीडर्स कह रहे हैं कि आपने जो अमनी ग्रुप से पैसे बनाए हैं उससे कोई और कारोबार करें, सियासत ना करें। तो ये बात आगे नहीं बढ़ गई सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, इलेक्शन का जहाँ तक ताल्लुक है रिजल्ट का, तो वो आप सबके सामने है जो रिजल्ट आया। और फिर अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं PMLN के या दीगर पार्टीज के, वो इलेक्शन कमीशन में गए हैं और जो इलेक्शन कमीशन का फैसला होगा, रीकाउंटिंग का होता है, रीपोलिंग का होता है, हम तो हर लिहाज से तैयार हैं। हमें कोई इस तरह इशू नहीं है। इशू ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर वहाँ पे जीती है तो ये एक बहुत बड़ा झटका लग रहा है सबको, सरप्राइज, और ऐसे ही आ रहा है कि जी ये क्या हो गया, पीपल्स पार्टी कैसे जीत सकती है। उस वक्त ये बात जहन से निकाल देते हैं कि ये जो हल्का है, कमोबेश यही कुछ, जाहिर है बाद में हल्का बंदियां होती रही हैं, लेकिन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हल्का भी रहा है। अमीर हैदर काज़मी साहब 1988 में जीते, उसके बाद भी इलेक्शन में हालिया जो 2002 और 8 के और बाद में जो इलेक्शन हुए उसमें हजारों की तादाद में वोट मिले हैं पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स को। लास्ट इलेक्शन को फोकस किया जाता है कि जी उसमें सिर्फ 7,000 और कुछ से, अब कैसे इनके डबल हो गए, दूसरों के कम हो गए। तो इलेक्शन वाले दिन तो हमने किसी को नहीं रोका था, सबने कहा कि सब ठीक हो रहा है। अच्छा, पीपल्स पार्टी के जो 7,000 वोट डबल होकर 16 हो गए या कुछ हुए, तो इस पे सब बात कर रहे हैं। वहां पे एक और पार्टी भी है जिसको 2018 में 1600 वोट मिले थे, PSP की बात कर रहा हूँ, उनके वोट 9,000 हो गए। अब उस पर कोई बात नहीं कर रहा कि जी उनके कैसे बढ़े। अच्छा, फिर वहां पे जो PTI के वोट जो है वो कितने कम हुए। चले, एक तो हम फैसल वाडा साहब का मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं कि उनके नाहल होने की वजह से ये इलेक्शन हुए और PTI एक्सपोज हो गई। और अब नहीं, नाहल नहीं हुए सर, वो सेनेट में चले गए हैं। नहीं, लेकिन या कारकर्दगी के एतबार से आप नाहल कह रहे हैं उनको? नहीं, पर उनकी वजह से ये इलेक्शन हुए ना। चले, जो कुछ भी कह लें उसको। अच्छा, अब आपने बात की जो ये गर्मा गर्मी और इशू हो गया है PMLN और पीपल्स पार्टी और दीगर जो सारी चीजें आ रही हैं, तो मेरे मोहतरम भाई बड़ा खुश हो रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, हलीम आदिल साहब, कि जो चीज इनकी तरफ लेके जा रहे थे हम लोग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो APC बुलाई थी मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, और फिर उसके मीटिंग की वजह से PDM वजूद में आई। फिर जो उनका एक तजावीज़ थी कि जी बाई इलेक्शन में भी जरूर हिस्सा लें, फिर सेनेट में भी जाएं, जिस पर अमल दरामद कर कर PDM ने पूरे पाकिस्तान में जो बाई इलेक्शन हुए जीते, PTI को शिकस्त हुई। फिर जो नेशनल असेंबली है वहां पे भी PDM के कैंडिडेट जो सेनेटर गिलानी साहब, तो PDM के कैंडिडेट थे ना, वो जीते। और अब हम जा रहे थे उस तरफ जहाँ पे नो कॉन्फिडेंस कामयाब होती, तो यकायक
जो पीडीएम का इजलास हुआ उन्होंने वहां पे 26 मार्च वाले सर ये तो पुरानी बात हो गई सर, लेकिन मेरे लिए हैरानकुन बात यह है कि जो मैंने सवाल आपके सामने रखा था कि अब आप एक दूसरे को करप्ट कहना शुरू हो गए हैं। तो अगर आप ये समझते हैं कि नून लीग करप्ट है और इसने लंदन फ्लैट्स जो हैं वो इस तरह से बनाए हैं, चौधरी मंजूर साहब की ट्वीट है, तो मेरा सवाल आपसे यह था कि फिर आप चंद दिन पहले तक करप्ट लोगों के साथ मिलकर, और ये सवाल नून लीग से भी हो सकता है कि करप्ट लोगों के साथ मिलकर जिनको आप करप्ट समझते हैं, आप कैसे जद्दोजहद करते रहे सियासी मैदान में? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज अलग-अलग मैनिफेस्टो है, हर किसी का मंशूर विजन अलग है। एक दूसरे के साथ इलेक्शन भी लड़े हैं। जितने केसेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पे हैं, बेशतर जो हैं PMLN के टाइम पे हुए हैं। हमारे कोई एक दूसरे से अच्छे ताल्लुकात नहीं है, लेकिन जो मौजूदा वफाकी हुकूमत है जिसकी गलत पॉलिसीज नाअहली की वजह से इस वक्त कुल की मुआशी जो हालत है वो आपके सामने है। जो इंटरनेशनली तौर पर हमारी नाकामी है फॉरेन ऑफिस की, वो आपके सामने है। दीगर बहुत सारे इश्यूज हैं। उसमें उस बड़ी बुराई के सामने हम सब ने एक दूसरे को छोटी बुराई समझकर कबूल किया और मिलकर उस जदोजहद की है। हमारी आपस में रंजिशें भी हैं। जी ठीक है। मुझे सर ये बताइए, नासिर हुसैन शाह साहब, सही है, चले ये तो इस छोटी बुराइयां मिल जाएं तो वो बड़ी बुराई नहीं बन जाएंगी। चले नासिर साहब, एक तो मुझे ये बताइए, रीपोलिंग की बात कर रहे हैं सईद गनी साहब, रिकाउंटिंग क्यों नहीं? रिकाउंटिंग कह रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं रिकाउंटिंग करवा लें, रीपोलिंग करवा लें, हमें तो कोई एतराज नहीं है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि पूरे प्रोसेस में पीपल्स पार्टी की गलती कहाँ है? भाई इलेक्शन कमीशन ने अगर कुछ किया, आप इलेक्शन कमीशन से पूछें क्या बात हुई कि लेट हो गए, डिले हो गए। और फिर एक और बात, जो बहुत सारी बातें की जाती हैं कि जी एकदम से पहले आप सबके मीडिया, नेशनल मीडिया सबके रिजल्ट दिखा रहा था उस वक्त, जिसके पास जो रिजल्ट आ रहे थे वो सब ने दिखाए। बाद में ये इल्जाम लगा दिया जब हारने लगे। देखें, जो भी पोलिंग एजेंट थे ना, एक पार्टी या दो की इलेक्शन नहीं थी। यहाँ पे 28 जने लड़ रहे थे, जिसमें 7-8 नुमाया पार्टीज थी जिनके लोग वहाँ पे मौजूद थे, बड़ी तादाद। सब पोलिंग एजेंट्स को वहाँ पे रिजल्ट मिले, जिसको हर किसी को जो रिजल्ट मिलता है। अगर उसमें कोई चेंज है, मिसाल के तौर पर अगर उनको मिला है रिजल्ट, उसमें पीपल्स पार्टी के उस पोलिंग पे 10 वोट है और अब जो रिजल्ट आया है हम लोग जो शो कर रहे हैं उसमें 1000 वोट दिखाए जा रहे हैं पीपल्स पार्टी के, या 100 वोट दिखाए जा रहे हैं, तो हम कसूरवार हैं, हमने गलत किया, सारा कुछ हुआ। लेकिन ये सोचना कि जी पीपल्स पार्टी जीती है तो ये धांधली हुई होगी, ये गलत बात है। ये इस तरह इल्जामात नहीं लगाने चाहिए। लेकिन मैं दोबारा वजाहत कर दूं सर कि हम नहीं, उनका तो सीधा मौक़िफ़ है कि जब तक इलेक्शन रिजल्ट्स आ रहे थे तो वो लीड कर रहे थे, और जैसे ही रिजल्ट्स रुक गए 5-7 घंटे के लिए तो आप रिजल्ट्स तब्दील हो गए, और फिर उनके पास फॉर्म 45 का शायद खकान अब्बासी साहब ने बहुत तफसील से इस पर बात की है। एनीवे, इस पर हम मजीद बात करेंगे अपने बाकी मेहमानों के साथ। नासिर हुसैन शाह, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करें। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं जी, ताकि फिर अनइंटरप्टेड सबकी बातचीत हो जाए। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आता हूँ। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। NA-49 के मामले में हम बात कर रहे हैं। अब ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला गया है, जिस तरह से डस्का इलेक्शन का गया था वैसे अब इस पर बात होगी। मैं हलीम आदिल शेख साहब, मुझे ये बताइए कि PMLN का रिकाउंटिंग का मुतालबा तो समझ आता है कि 500-700 वोटों का फ़र्क है, गलती हो सकती है काउंटिंग में। आपका 7000 वोटों का फ़र्क और आप भी रिकाउंटिंग का मुतालबा कर रहे हैं, तो रिकाउंटिंग से आपको क्या फ़ायदा होगा? क्या इतनी गलती काउंटिंग में हो गई है कि 7000 वोट आपके कम हो गए होंगे? देखिए, हम समझते हैं कि ये जो कुछ हुआ है कराची में, ख़ास तौर पे NA-249 और PS-88 में, ये पीपल्स पार्टी और इलेक्शन लोकल जो सिंध का इलेक्शन कमीशन है, कराची का जो DRO है, ये इनकी मिली भगत से, ये इनकी कनाइवेंस से, इनके मिलने से ये इलेक्शन इस तरीके से इन्होंने प्री पोल भी रिग किया और पोलिंग डे पे भी किया और 5 बजे के बाद भी बहुत सारी कार्रवाई। इसके सबूत हैं आपके पास जो आप इलेक्शन कमीशन में दे सकें? इलेक्शन कमीशन जी
जी जी, इंशाल्लाह सब कुछ देंगे। और बड़ी वाज़ेह तौर पर पीपल्स पार्टी 6ठे नंबर से 7वें नंबर से जहां पहले नंबर पर आई है। उसके अलावा ख़ास तौर पर बात यह है, यहाँ के जो DMO साहब थे, जो PS 88 में थे, सजाद खटक साहब, वहाँ भी पीपल्स पार्टी आखिरी दिन तक उनको अलाउ था कि वो अपनी सरकारी मशीनरी के ज़रिए काम कर रहे थे। आखिरी रात 12 बजे तक उनकी पूरी वाटर बोर्ड, रोडें बन रही हैं, लाइनें डल रही हैं, सब कुछ हो रहा है। 88 में भी हुआ, 249 में भी हुआ, और उनको DMO ने नहीं रोका था। और PS 88 के DMO सजाद खटक को इसकी आपने कोई तहरीरी दरखास्त जमा कराई थी हलीम आदिल शेख साहब के ये प्री पोल डिगिंग हो रही है, हल्के में काम हो रहे हैं, इसकी कोई दरखास्तें आपने इलेक्शन कमीशन को दे रखी हैं? जी जी, देखिए, हमने तो इलेक्शन कमीशन सबसे स्टार्ट कहाँ, जी बिल्कुल दी, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है? आप देखिए, बड़ी कॉमन सेंस की बात होती है कि इलेक्शन में मैक्सिमम पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना चाहिए। यहाँ क्या होता है कि वर्किंग डेज पे इलेक्शन करा दिया जाता है। कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कराची में कोई डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में छुट्टी करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो केमाड़ी में रहता है वो नौकरी कोरंगी में करता है, जो रहता केमाड़ी के ज़िले के अंदर है नौकरी वो IH चुंदरी का रोड पे करता है। जो कराची तो एक बड़ा शहर है, लोग एक ज़िले में रहते हैं, दूसरे ज़िले में काम करते हैं। सबसे पहला इलेक्शन कमीशन की एक नाअहली और इनकी एक बदनीयती कि ताकि टर्न आउट कम हो, टर्न आउट कम में लोग कम आए तो कार्रवाई और वारदात ज़्यादा डल सके। हमने पहली दफ़ा भी 88 में भी कहा था कि जी इसको वर्किंग डे पे या 2 बजे, या तो आप इसको हॉलीडे पे रखें, इतवार के दिन रखें, नहीं तो पूरे कराची में छुट्टी कर दें, वो मुमकिन नहीं हो सकता। तो ये इलेक्शन कमीशन की नाअहली, नालायकी, चालाकी और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर के ताकि रश होना, रौला गोला होना, जो कार्रवाई डालनी है, जो वारदात करनी। दूसरी बात, इन्होंने इलेक्शन कमीशन से मिलकर अपने लोग जो थे, पोलिंग स्टाफ वो सारा इन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट के जरिए मैनेज किया। शहीद गनी साहब को टास्क किया और इसके अंदर इलेक्शन डे, पोलिंग स्टाफ, पोलिंग डे, RO, DRO, उसके तहत मिलकर उस दिन के अंदर भी, चूँकि उनके पास पर्चियाँ उन्हीं के पास होती हैं, वो उनके लोग हैं, सिंध में इनका कंट्रोल है। और ये बिल्कुल एक हम चाहते हैं कि ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर सही है, लेकिन मसला ये है सर कि ये जो आप वोटिंग मशीन, ये जो आप आर्गुमेंट्स कुछ दे रहे हैं ना कि जी छुट्टी नहीं थी, लोग दूर दराज के, तो उसका फर्क तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज पर पड़ा होगा ना, वो सिर्फ PTI पे तो फर्क नहीं पड़ा होगा। इसका टर्न आउट कम होने का नुकसान तो सारी पार्टीज को हुआ होगा। मैं बता देता हूँ, नहीं, ज़रा सुन लीजिए, मैं क्लैरिफाई कर दूं। देखिए, हमारा वोटर जो है डिफरेंट है, तो फ़र्क है हमारे वोटर में। हमारा वोटर जो है पढ़ा लिखा नौजवान है, नौकरी पेशा है, प्रोफेशनल है, वो जॉब्स के ऊपर जाता है। और स्पेशली पीपल्स पार्टी के वो लोग हैं जो लोकल हैं, वहीं इलाके में रहते हैं, वहीं इलाके में काम करते हैं, और रूरल एरियाज़ के भी हों या गोठों के हों, तो वो उन्हीं इलाकों में होते, बाहर काम, उनका दुकान भी वहाँ होती है, उनका कारोबार भी वहाँ होता है, उनका सब कुछ भी। ये एक फ़र्क है। PTI का जो वोटर है वो एक डिफरेंट क्लास है, वो कहीं पढ़ने जाएगा। ये आपका पॉइंट आ गया सर। मुझे 2-3 चीज़ें जो वोटर है सही है। इरशाद साहब शायद आपसे इत्तेफाक नहीं करते। नहीं, मैं इत्तेफाक कर रहा हूं, लेकिन अब इनको वोटर तब्दील कर लेना चाहिए। अच्छा, चलें, इस पर वापस आते हैं, लेकिन अगर आप औरिया साहब और इरशाद साहब इजाज़त दें तो मैं कंवर दिलशाद साहब से 1-2 तकनीकी जो नुकते हैं वो समझ लूँ। कंवर साहब, मुझे ये बताइए, रिकाउंटिंग की जो दरखास्त है वो किस बुनियाद पर मुस्तरद हुई है? क्या ये सवाबदीदी इख्तियार है रिटर्निंग ऑफिसर का कि वो चाहे तो रिकाउंटिंग कराए, चाहे तो ना कराए? बाइंडिंग नहीं है कि अगर 5% से कम डिफरेंस है तो उसको उस दरखास्त को मानना ही होगा? देखो, असूली तौर पर रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के ऑफिसर हैं, तो उन्हें इनकी दरख्वास्त को मुस्तरद नहीं करना चाहिए था। देख रहे, हमारा जो इलेक्शन एक्ट जो है 2017, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई 10,000 का भी डिफरेंस आ जाए तो रिटर्निंग ऑफिसर जो है वहीं एट द स्पॉट जो है उसकी रिकाउंटिंग कर सकता है। तो मुझे बड़ी हैरानगी की बात है कि एक इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर है, कोई सेशन जज नहीं है वो, तो रिटर्निंग ऑफिसर जो हमारा ऑफिसर है, तो उसने ये किस अंदाज से इनकी दरखास्त को मुस्तरद किया और चीफ इलेक्शन कमीशनर को हेयरिंग करनी पड़ी। पहली बात है कि चीफ इलेक्शन साहब को इनकी जवाब तलबी करें रिटर्निंग ऑफिसर की कि तुम्हारे पास इख्तियारात थे, सवाबदीदी इख्तियारात थे, कानून में लिखा हुआ है, तो तुमने दरखास्त कैसे इनकी मनसूख कर दी, मुस्तरद कर दी। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसमें बड़े अच्छे पैनल हैं आपका, इरशाद आरिफ साहब है, औरिया मकबूल साहब है, हलीम सदीकी साहब भी, और नासिर साहब ने अच्छी बात की है। उसमें सबसे बड़ी बात यह, इसमें जो कमज़ोरियाँ जो हुई हैं, 2 पॉइंट पे कमज़ोरियाँ हुई हैं। पहली कमज़ोरी हुई है कि इलेक्शन कमीशन के स्टाफ के अंदर वो विजडम नहीं था, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेटर का इख्तियार करने के थे उन्होंने इस्तेमाल नहीं की। नालायकी समझे, नाहली समझे, कोताही समझ लें या जो भी बात है, इसमें रिटर्निंग ऑफिसर का भी कसूर है,
डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर भी है वो भी सही तौर पे काम नहीं कर सका, और यहाँ तक कि जो कराची के जो सिंध के सूबाई इलेक्शन कमीशन है उन्होंने भी अपनी नाअहलियत का सबूत दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है इलेक्शन कमीशन को अब चाहिए कि तमाम मामला तो गौर खोज कर। एक और बड़ी अहम बात है इसमें, हम जो थे या अपने बाज प्रोजाइडिंग ऑफिसर, सब नहीं है, बाज प्रोजाइडिंग ऑफिसर ने भी साजिश की है। उन्होंने ये किया कि उन्होंने फार्म 45 को दोपहर को 12:30-1 बजे पोलिंग एजेंट से कहा कि आप दस्तखत कर दें, फार्म भर दें, साइन कर दें आप, क्योंकि इसके बाद इफ्तारी होनी है, इफ्तारी के बाद तो क्या पोलिंग एजेंट्स इतने सादा हैं सर? अगर किसी पार्टी के पोलिंग एजेंट इतने सादा हैं तो फिर तो उस पार्टी का हारना बनता है, उसको हार नहीं जाना चाहिए कि ये तो बहुत सादा क्या है, ये बड़े मेरी बात सुने आप, मेरी बात सुने आप भी, जो मैं बात कर रहा हूँ ये हकीकत पर मबनी बात है। ये मैं हवा में बात मैं नहीं कर रहा। उन्होंने दस्तखत किए हैं पोलिंग एजेंट्स ने, उन दस्तखत करके हाँ, इसके बाद कुछ बाज पोलिंग एजेंट ने शोर मचाया, उन्होंने हंगामा किया कि ये क्यों हो गया, कैसे हो गया। तो उसी वक्त रिटर्निंग ऑफिसर जो है सैयद नदीम हैदर पहुंचे और उन्होंने वो सारे फार्म कैंसिल किए, वापस लिए, कैंसिल किए और प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को सरदनश किया। तो हम ये कहेंगे चीफ इलेक्शन कमीशनर साहब से कि जिन प्रिजाइडिंग ऑफिसरों ने दस्तखत करवाए हैं तो उनके खिलाफ भी तो आप एक्शन ले, कार्रवाई होनी चाहिए। वो सही है, लेकिन सर एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही, और साहब अगर आप इसमें कुछ ऐड कर सकें कि अभी कह रहे हैं कंवर दिलशाद साहब, वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये रिटर्निंग ऑफिसर को फौरी तौर पर रिकाउंटिंग की दरखास्त मंजूर करते हुए रिकाउंटिंग करवानी चाहिए थी। तो इसमें फिर इलेक्शन कमीशन के पास जब मामला गया है तो उन्होंने फौरी तौर पर इस पर अमल क्यों नहीं किया होगा कि जी आप रिकाउंटिंग करवाएं, आपको करवानी चाहिए, आइन में लिखा हुआ है। उन्होंने भी ये दरखास्त अभी समाअत के लिए मंजूर की है, वो इस पर गौर करेंगे कि रिकाउंटिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, समाअत करके फैसला होगा। इसका मतलब है कि ये भी हो सकता है कि वो रिजेक्ट कर दें। और ये साहब देखें होता यह है कि जिस वक्त इलेक्शन खत्म होता है तो सारे के सारे जो बैलेट बॉक्सेस हैं उसमें से काउंटिंग करके थैले बन के थैले सील होके रिटर्निंग अफसर के पास पहुंच जाते हैं, और रिटर्निंग अफसर के हाथ में एक स्लिप होती है जिसे फॉर्म 14 आप कहते हैं। वो पहले हमारे सामने कुछ और होता था, अब ये आ गया, उसके हिसाब से वो वहां कंपाइल करके रिजल्ट अनाउंस करता है। इंडिविजुअल लेवल जो वहां कंपिलेशन हो जाती है, वहां पर अगर किसी डिस्क्रिपेंसी मौजूद हो तो वह कह देता है कि भाईजान ये मेरा तुम्हारे साथ मिल नहीं रहा, हालांकि मेरे पास वही है, तो दोबारा रिकाउंटिंग कर लें। तो उस वक्त वो प्रेरोगेटिव उसका है, वो रिकाउंटिंग कर सकता है और कह सकता है कि ठीक है, और मुतमईन करना चाहिए। दिलशाद साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो काउंटिंग करनी चाहिए, लेकिन ये जो अभी मिली आदत शेख साहब कह रहे हैं कि जी वो जो बहुत कम लोगों की धांधली होगी, धांधली हमेशा ज्यादा उस हजूम के अंदर हुआ करती है, और हजूम के अंदर ही होते हैं इस तरह के जहां छोटे अपना उसके क्राउड होता है वहां धांधली बहुत मुश्किल हो जाया करती है। दूसरी बात यह है कि एक बात कोई गौर नहीं कर रहा, मैं कल से सीख रहा हूं कि 3,33,000 में से 2,50,000 बंदे जो है घर में बैठ रहे हैं। उन्होंने कहा जहन्नम में गई ये सियासत, हम नहीं रहते यहां पर। अच्छा फिर खान साहब आज कहते हैं इलेक्शन रिफॉर्म करो। आप मुझे ये बताइए कौन सी सियासी पार्टी है जिसने एक पूरे का पूरा एक पंफलेट के तौर पे, एक बकायदा प्रपोजल के तौर पे कहा कि हम इस तरह की इलेक्शन रिफॉर्म चाहते हैं। चौथी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन का अपना अमला कभी भी नहीं होता, ना आज तक है। इलेक्शन कमीशन का रिटर्निंग होता है, रिटर्निंग ऑफिसर होता है, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, ये होते हैं। बाकी सारे का सारा अमला होता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का। अच्छा वो उसके अंदर उसके पास ये भी हक होता है कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को किसी और को ले, बैंकों से भी लेते रहे हैं, सब कुछ करते रहे हैं, लेकिन नॉर्मली वही होते हैं। ये वो लोग होते हैं कि एक डिप्टी कमिश्नर, हमें याद अच्छी तरह कि हम खुद पोलिंग स्कीम बना के दिया करते थे, उस वक्त सेशन जज होते थे। सेशन जज के बाप को भी नहीं पता होता कि कौन सा टीचर जो है उसकी एफिलिएशन किसके साथ है, कौन सी टीचर किसके साथ है। तो एक तरह पे पीपल्स पार्टी के साथ ये बात बनती है क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनकी थी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से वो सारे प्रिजाइडिंग अफसर लगते हैं। उसके बावजूद भी पोलिंग एजेंट का है बहुत बड़ा किरदार है। अब मुझे ये बताइए कि सईद गनी साहब कह रहे थे, कहते हैं कि आप इन लोगों से गिन लें, किस पोलिंग एजेंट तक उन्होंने एक दूसरे से लिए हुए थे। अब पोलिंग एजेंट जो है सब विजिलेंट जो की पॉइंट होती है पोलिंग एजेंट होती है। अब जैसे कंवर दिलशाद साहब कहते हैं कि 1 बजे उन्होंने दस्तखत कर दिए। अब मुझे बताइए पोलिंग एजेंट बैठा किस लिए हुआ है? वो उसलिए बैठा हुआ है कि वो मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करने बैठा हुआ है। किसके मफाद का? अपनी पार्टी के मफाद का। अब वहां एक तो नहीं है, 8-10 पोलिंग एजेंट्स हैं, सबने दस्तखत कर दिए। दस्तखत के बाद ये अगर दस्तखत हो गए हैं तो ये रिटर्न कंप्लेंट किसने क्यों नहीं की गई? ये रिटर्न कंप्लेंट जो है वो रिटर्निंग अफसर के मेल पे क्यों नहीं पहुंची? मसला सारा यह है कि पाकिस्तान के अंदर ना हमारी मैच्योरिटी आई है पॉलिटिकल लेवल पे, पाकिस्तान के अंदर ना हमारी मैच्योरिटी आई है इलेक्शन कमीशन के लेवल पे भी नहीं। सच्ची बात है, ये मसले इलेक्शन कमीशन तक जाने नहीं चाहिए।
आप देखिए रिटर्निंग ऑफिसर जो है, ये सारी बात है, दशात साहब बैठे हैं, इसकी कम से कम 15-20 साल सर्विस होगी सिलेक्शन कमीशन के अंदर। ये उसे इलेक्शन अफसर से निकला होगा, छोटे छोटे शहर से होता था, यहाँ पहुंचा होगा, और कम से कम 19-20 का ग्रेड का अफसर होगा। इस बंदे को नहीं पता इलेक्शन कैसे होते हैं, कैसे कराए जाते हैं, रूल्स क्या हैं, सब कुछ है। और उसके बाद सबसे पहले डिपेंडेबिलिटी उसकी किसके ऊपर है, आपको वजह करना पड़ेगा कि आप या तो आप परमानेंट इलेक्शन कमीशन का अमला बनाएं, जो अमला मुस्तकिल हो, और फिर उस अमले के अंदर भी पाकिस्तान का माचा जाए। उस अमले को अगर किसी चौधरी साहब ने मुस्तकिल खाना खिलाना शुरू कर दिया, उसके खर्चे उठाने शुरू कर दिए, उसको ये कर दिया, तब भी मसला है। असल मसला ये है कि ना पॉलिटिकल मैच्योरिटी है, कुछ नहीं है। आप अगले इतनी मोटी किताब लिख के ले जाएं, आप यही इसी जगह पे होंगे खड़े। हाँ जी, शाह साहब, ये इलेक्शन डस्का से भी ज्यादा मुतनाज़ हो चुका है, शायद खाकान अब्बासी कहते हैं, और पैटर्न वो कहते हैं वही था कि वहां पर भी रिजल्ट्स रोक लिए गए थे, यहाँ भी रिजल्ट्स रोके गए हैं। डस्का का पहला इलेक्शन या दूसरा पहला इलेक्शन ये दूसरे को ना कह रहे हूँ। देखिए बात ये है, दो तीन चीज़ें हैं। पहली तो बात ये है कि हमारे यहाँ हर काम जो है एड हॉक बेस पे होता है। अगर इलेक्शन कमीशन इतने इलेक्शन पहले किसी दौर में 85 में कहा जाता था कि इस मुल्क में इलेक्शन होते नहीं जी, 10-10 साल तो इलेक्शन नहीं होते, तो कैसे ट्रेनिंग होगी। फिर ये आया कि हर 3 साल के बाद, 2.5 साल के बाद, 2 साल के बाद इलेक्शन होने लगे। लेकिन ना मैच्योरिटी आई है वोटर की सतह पे, ना पोलिंग एजेंट और कैंडिडेट की सतह पे आई है, ना सियासी जमात की सतह पे आई है, ना इलेक्शन कमीशन की सतह पे आई है। सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन को आपने अपने तौर पर इंडिपेंडेंट कर दिया, आपने मालियाती उसको इंडिपेंडेंस भी दे दी, बाकी इख्तियारात भी दे दिए, लेकिन निचली सतह पर अगर वो सिस्टम वही का वही है और सूबाई हुकूमतों पर आपका इन्हिसार है, और सूबाई हुकूमतें जो हैं वो भी उसी तरह की हैं माशाअल्लाह के धांधली को अपना हक समझती हैं, तो आप कुछ कर नहीं सकते। जिस चीज़ पर हमारे सियासतदान तैयार नहीं हैं, हमारे हुक्मरान तैयार नहीं हैं कि पहले कौम की तरबियत करें, कौम की अखलाकी तरबियत जब तक आप नहीं करेंगे, जितने कवानीन तब्दील कर लें, जितनी आइनी शिकें डाल लें, कुछ भी नहीं होगा। अगर आपका उम्मीदवार जो है वो धांधली को अपना हक समझता है, आपका जो सरकारी अमला है वो पैसे लेके या सियासी उसूल रसूख की बुनियाद पर बिरादरी के बेस पे धांधली करना अपना हक समझता है और उसको बुरा नहीं समझता, अगर वोटर जो है वो कीमे वाले नान खा के, बिरयानी की प्लेट खा के वोट देना चाहता है, तो आप क्या इस्लाहात करेंगे? उस पर किसी की तवज्जो है ही नहीं, वो कोई करने के लिए तैयार नहीं है। ना इमरान खान साहब तैयार हैं, ना मियां नवाज शरीफ साहब तैयार हैं, ना जरदारी साहब तैयार हैं, ना नौजवान नस्ल तैयार है। पहला तो बुनियादी मसला ही है। सही। दूसरा ये है कि ये जो कुछ कराची में हुआ है, जो जिस तरफ औरिया साहब तवज्जो दिला रहे हैं कि ये अदम दिलचस्पी जो आवाम की है, क्या इसका भी कोई आप सोच रहे हैं कि आपके सिस्टम से लोग जो हैं मायूस हो रहे हैं, वो समझते हैं कि ये तमाशा है। यानी जब सारी जमातें ये कह रही हैं कि रिज़ल्ट कहीं और तैयार हो रहे हैं, यानी सिवाय पीपल्स पार्टी के, अब मुस्लिम लीग नून भी वही कह रही है, पहले ये इल्ज़ाम पीटीआई पे था, अब जो है पीपल्स पार्टी पे लग रहा है, और पीपल्स पार्टी से ज़्यादा इलेक्शन कमीशन पे लग रहा है, और इलेक्शन कमीशन से ज़्यादा किसी और पे लग रहा है। जब आपने ये अवाम को बावर करा दिया कि आप वोट डालें ना डालें, ये फ़ैसला हो गया कि किसने कहाँ जीतना है, तो उसके बाद अवाम को क्या दिलचस्पी हो सकती है? ये एक दूसरा पहलू है। और तीसरा पहलू ये है कि ये अपनी सियासी जमातें जो हैं अपने वोटर की और अपने सपोर्टर की और अपने पोलिंग एजेंट की तरबियत की ज़िम्मेदार तो ख़ुद है ना, कि अपने वोट पर पहरा कैसे देना है। अगर 5 पोलिंग एजेंट जो हैं वो दस्तखत करके दे देते हैं और 5 और जो हैं वो मिली भगत से तैयार हो जाते हैं, अच्छा यार ठीक है, ये पोलिंग फ़र्क तो पड़ना नहीं है 5-7 वोटों से, चलो आप जो मर्ज़ी कर लें, तो उससे कुछ भी नहीं होगा। इसलिए तरबियत की ज़रूरत भी है, वोट की अहमियत भी बावर कराएं, और उसके बाद जो इस्लाहात करनी है वो भी करें। लेकिन कोई इस पर तैयार नहीं होगा। जब नवाज शरीफ साहब कहते थे पीपल्स पार्टी नहीं मानती थी, जब पीपल्स पार्टी कहती थी मुस्लिम लीग नून नहीं मानती थी, अब पीटीआई कह रही है, तो वो दोनों जमातें मानने के लिए तैयार नहीं हैं। अच्छा, ट्रेंड देखें,
कि इसमें कोई बहुत सिवाय इसके जो काबिल तवज्जो है हलीम आदिल शेख साहब और इनकी पार्टी के लिए, ये तो हुए हैं कि अपने पहले नंबर से 5वें नंबर पे चले गए। बाकी ट्रेंड जो है वो सिर्फ पीपल्स पार्टी का तब्दील हुआ है, यानी पीटीआई की जगह पे पीपल्स पार्टी ने ली है। पीएसपी का भी ने भी अब 1,500 वोट से 9,000 वोट ये जो है मुस्लिम लीग नून का आलमोस्ट वही तनासब है, तहरीक लब्बैक का आलमोस्ट वही तनासब है। इसका मतलब है कि ये लड़ाई असल में जो थी या जो एक लूज़ किया है, एक विन किया है, गेन किया है, वो है पीपल्स पार्टी और पीटीआई। इनको ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है पहले भी 7 से 8 वोटों से पहले कौन सा जीत गए थे कि जी अब हार गए, पहले भी हारे थे, अब भी हार गए। हलीम आदिल शेख साहब के सामने रखता हूँ, हलीम आदिल शेख साहब को और इनकी पार्टी को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए कि आपने प्लेट में रख कर ये सीट जो है पीपल्स पार्टी को क्यों पेश की। ठीक है, चलें ये सवाल मैं उनसे करता हूँ। अगर हलीम आदिल शेख साहब के पास आने से पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लें, हमें ब्रेक से वापस आते हैं तो उस पर बात करते हैं। दोबारा आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हलीम आदिल शेख साहब, ये आप सिर्फ एक फैक्टर समझते हैं कि धांधली हुई या वहाँ का जो इलेक्शन कमीशन का अमला था उस वो पीपल्स पार्टी के साथ मिल गया किसी भी वजह से, या आप समझते हैं कि पीटीआई की कारकर्दगी का भी अमल दखल रहा है? लोग पीटीआई की कारकर्दगी से कराची में खुश नहीं हैं, वो परफॉर्म नहीं कर सके, फैसल वाडा साहब हल्के में नहीं गए, उन्होंने लोगों का एतमाद हासिल नहीं किया वहाँ जाकर, अगरचे उनके पास इख्तियारात नहीं थे या वो कुछ कर नहीं सकते थे, लोगों के साथ खड़े हो सकते थे, उनके छोटे छोटे मसाइल पर बात कर सकते थे, उन्हें बावर करा सकते थे कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं जी, यहाँ पर हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की है, लेकिन वो एतमाद भी उनका नहीं ले सके। आप समझते हैं कुछ गलतियाँ पीटीआई से भी हुई हैं? देखिए, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि हमसे गलतियाँ हुई हैं और हमें उस पर गौर कर रहे हैं, हमें गौर करना पड़ेगा। और बिल्कुल हमसे हमारी कोई ना कोई कोताहियाँ, कोई गलतियाँ, और उसको हमने आज भी हम बैठे थे, कल भी बैठे थे और बैठेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं क्लैरिफाई करता चलूँ, कराची की ये वो सीट थी जहाँ हम 500-600 वोटों से जीते थे, जबकि शहर कराची में बहुत सारी सीट्स वो हैं जहां हम कहीं 50,000 की लीड है, कहीं 40,000 की लीड है, कहीं 35,000 की लीड है। हमने एमपीए के ऊपर भी 50,000 वोट लिए। यहाँ शहर कराची की पहले से ही ये एक मुश्किल सीट थी जो कि सिर्फ 600 वोटों से हम जीते थे 2000, और 35,000 वोट टोटल इसमें पड़ा था। तो इसको पूरे कराची के, और ये कराची के सबअर्ब्स की सीट है, कराची के सिटी की सीट नहीं है। कराची में बहुत सारी सीट्स, जैसे मैं बताया आपको कि बहुत, जैसे जहाँ मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ उस सीट को 50,000 हमारे एमपीए साहब ने लिए हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इसको पूरे कराची से नहीं मिलाया जाए। लेकिन मैं एग्री करता हूँ कि हमारी कुछ कोताहियाँ, कुछ गलतियाँ ऐसी हैं कि जिसकी वजह से ये सूरत हाल बनी कि हमें इतना नीचे नहीं जाना चाहिए था। उसमें हम समझते हैं कि जो कुछ हमने किया, जैसे हमने बहुत कुछ किया, अगर हेल्थ कार्ड को अगर हम ले लें तो केपी में हेल्थ कार्ड दे दिया, पंजाब में हेल्थ कार्ड हो गया, एहसास प्रोग्राम हो गया, बहुत सारे काम ऐसे, लेकिन मार्केटिंग उसकी नहीं कर सके। कराची में हमारे 3 एंगल से काम हो रहा है। कराची में SIDCL के थ्रू हम काम कर पा रहे हैं, गो के बहुत सारी रुकावटें हैं। याद है SIDCL, सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड को वज़ीर आला साहब ने कहा था कि ये तो कोई वो बन गई है जी, ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई है। वहाँ रुकावटें डाली जाती है, हर काम में रुकावटें डाली जाती है। फिर हमारा काम चल रहा है PWD के थ्रू MNAs का, उसको भी हम पब्लिसाइज लोगों को नहीं बता सके और बहुत सारी चीज़ों में हम रुकावटें डाली गई। जैसे 1100 अरब का पैकेज था, उसके अंदर हमारे ज़िम्मे काम क्या था? K4 जो कि 13 साल में पीपल्स पार्टी कराची को एक बूंद पानी का नहीं दे सकी, K4 पे वापडा को ट्रांसफ़र हो गया, काम शुरू हो चुका है, नालों पे काम शुरू हो चुका है, ग्रीन लाइन इंशाल्लाह अगस्त के अंदर आ। 13 साल में एक बस सिंध गवर्नमेंट यहाँ नहीं दे सकी। तो हम परेशान थे कि दूध जैद की नहरें बहा दी, क्या कर दिया 2.5 साल के अंदर कि एकदम से 7,000 से 16,000 पे चले गए। तो हमारी कोताहियाँ, गलतियाँ अपनी जगह, लेकिन हमने काम काफ़ी किया। बाकी बहुत सारे कामों पे रुकावट है। रुकावट हमारी वो 18वीं तरमीम, हमारी सिंध गवर्नमेंट, जो कुछ हम करना चाहते हैं और जो कुछ हमने किया भी, बहुत कुछ किया हमने, लेकिन उसको उस अंदाज से हम मार्केट नहीं कर सके, हम पब्लिसाइज नहीं कर सके, हम लोगों को बता नहीं सके। ये हमारे भाई हैं, ये आपका के पास आपको हिकमत अमली है कि जब 2023 के आप इलेक्शन में जा रहे हो तो उस वक्त आपको ये ना कहना पड़ रहा हो कि हम, हमारी गलतियां, हमारी कोताहियां, इन गलतियों और कोताहियों को ठीक करने के लिए भी तो कोई काम नहीं हो रहा ना। ज़्यादा परेशानी की बात ये है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इसको ठीक करने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए बहुत कुछ हो रहा है। और लाजिम बात यह है कि मैंने जैसे बता दिया कि इस सीट से हम पूरे कराची के इलेक्शन को नहीं सामने ला सकते। ये सीट बिल्कुल पहले से बड़े अल्हम्दुलिल्लाह 2023 में
बहुत इंपॉर्टेंट, मैं नहीं कह रहा, वो तो मैं पहले एग्री कर लिया आपसे कि हमारी कोताहियां हुई, बहुत इंपॉर्टेंट सीट थी, लेकिन इसका पूरे कराची शहर के इलेक्शन पे इसको हम नहीं काउंट कर सकते, क्योंकि दीगर हलकों में हमने 50,000 की लीड से जीते हैं, यहाँ हम 500 की लीड से जीते थे, फिर भी हमारे लिए इस नंबर पर आना एक लम्हा फिक्रिया है और हम इसको लम्हा फिक्रिया समझ रहे हैं और इंशाल्लाह हम ओवरकम कर लेंगे और कम बैक करेंगे हम इंशाल्लाह, इस सीट पे भी कम बैक करेंगे हम इंशाल्लाह। ठीक है औरिया साहब, अब एक मसला तो ये है ना कि चले पीटीआई को इसलिए वोट नहीं मिला कि पीटीआई ने परफॉर्म नहीं किया, लोग उनकी कारकर्दगी से खुश नहीं है, तो परफॉर्म तो पीपल्स पार्टी ने भी नहीं किया, उन्हें वोट कैसे मिल गए? देखिए, एक फीलिंग कराची में आती चली जा रही है कि कराची हमेशा मेन स्ट्रीम सिंध से अलहदा सियासत करता रहा है, जिसकी वजह से कराची को एक बहुत नुकसान हुआ है। ये मैं आप जनरल सी फीलिंग लोगों की बताता हूँ। लीडरशिप उन्होंने एमक्यूएम को देखा, जमात इस्लामी पहले थी, इसके बाद पीपल पार्टी के ज़माने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो अकेली एक सीट जीते थे, वो भी लियारी के इलाके में, बाकी सारी सीटें किसी दूसरी तरफ चली गई थी। इससे हुआ यह है कि एक बहुत बड़ी ड्रिफ्ट पैदा हुई है। सईद गनी जब पहली दफ़ा वहाँ से जीता था तो उसके बाद उन्होंने होप कुछ लोगों ने लगाई, और लेकिन पीपल पार्टी खुद मामला ऐसा है कि पीपल पार्टी खुद काम नहीं करना चाहती, वरना उनके लिए वैक्यूम था। इमरान खान जिस वक्त नए नए आए हैं तो इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ा वैक्यूम था। मैं सिंध में जब जाता था, सिंध वाले कहते हैं इमरान खान अगर सिंध का दौरा एक दफा कर ले तो एक ऐसी कैफियत है जिसमें अंदर उसके लिए रास्ता बन सकता है, लेकिन खान साहब को समझाए कौन ना। खान साहब का सबसे बड़ा मसला यह है कि उनको किसी तरफ कायल करना जो है बहुत मुश्किल सा काम होता है। लेकिन अब हालत यह है कि कराची के अंदर एक ऐसी कैफियत है जिसमें हर्ड होता है ना, जो एक ऐसा गल्ला जिसका कोई लीडर नहीं, इसलिए तो घर में जाके बैठ गए, वरना कराची में तो 70 के इलेक्शन में भी सबसे ज्यादा लोग वहां गए थे। कराची में तो फातिमा जना अयूब खान के इलेक्शन में भी सबसे ज्यादा लोग थे। बड़ा एक्टिव, बड़ी एनर्जेटिक कौम होती है, खा वो कोरंगी टाउन में रह रही हो, खा वो मलीर में रह रही हो, वो इलेक्शन के अंदर जाते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनको कोरोना वरोना ये चीजें नहीं कह सकती कुछ भी। ये कराची का मिजाज नहीं है इस तरह की कि इस तरह हो जाना। अगरचे के लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा वोट ओवर एंड अबव डलते रहे, उसके बावजूद भी गहमा कैमी नजर आती थी, चहलपहल नजर। सिर्फ एक दफा उन्होंने बाइकआउट किया था, और वो किया था 77 के इलेक्शन के अंदर, जब सूबाई असेंबली के वोट हुए थे, और उन्होंने साबित कर दिया था कि वोट कैसे होता है। असल चीज है। और दूसरी चीज जो कि मैं आज भी कह रहा हूं कि शायद खान अब्बासी हो या कोई और हो या इमरान खान हो, कंक्रीट प्रपोजल लेके आए और पब्लिक के सामने रखें। इस पब्लिक में बड़े ज़हीन लोग मौजूद है, दुनिया पूरी में होता यह है कि वो फ्लोट करते हैं, इंटेलेक्चुअल उस पर डिस्कशन करते हैं, बाकायदा थिंक टैंक बनते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं। हमने क्या करना है इस इलेक्शन। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन के पास जो कानून है, जो इख्तियार है, उससे ज्यादा इख्तियार की गुंजाइश नहीं है। मतलब यह आपने अपने आप को ठीक करना है कि आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो किस हद तक उनका साथ देती है। वो ये बड़ा हैरानकुन फैसला आता है इलेक्शन कमीशन से, और अगर अब भी जैसे पीपल्स पार्टी के लिए री इलेक्शन करवा दें तो अब इलेक्शन कमीशन ये फैसला दे कि जी हम चूंकि इलेक्शन ठीक नहीं करा सके इसलिए इसको दोबारा कराया जाएगा। तो ये बड़ी अजीब सी बात है ना कि आप अपनी ही गलती की वजह से आवाम का नुकसान करके, आवाम के पैसे का नुकसान करके दोबारा इलेक्शन करा रहे हैं। मैं असल में एक बात बता दूं, मैंने एक प्रपोजल दी थी में जब कि एक इलेक्शन से पहले कम से कम एक खर्चा है थोड़ा सा, एक मैसिव ट्रांसफर कर दें। सिंध के जितने भी अफसर्स हैं, टीचर्स हैं, उनको 2 महीने के लिए पंजाब भेज दें, पंजाब के जितने भी टीचर्स हैं उनको सिंध भेज दें, सिंध और बलोचिस्तान को भेज दें। यो एक मैसिव ट्रांसफर कर दें और ट्रांसफर के अंदर वो इलेक्शन करा रहे। बेशक उसमें टीएडीए लगे, लेकिन धांधली के इम्कान कम हो सकते हैं उसमें। ठीक है, चलें जी। मैं 2 चीज़ें कमर साहब मुझे ये बताइएगा कि एक तो आपने रिकाउंटिंग की बात की जो मैंने आपसे पहले सवाल किया था, दूसरा एक और दलील ये दी गई है कि जी जो मुस्तरद शुदा वोट हैं वो जीतने और दूसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवार के वोटों के फ़र्क से ज़्यादा हैं, यानी अगर 650 से के फ़र्क है तो 700 वोट मुस्तरद हो रहे हैं। इस दलील को क्या रिकाउंटिंग की बुनियाद बनाया जा सकता है? नहीं, जैसा जो हमारा जो कानून है ना, उसमें जो रिजेक्टेड वोट है या मुस्तरद वोट है उसकी तो काउंटिंग नहीं होती। काउंटिंग वही होनी है जो बाकायदा वोट कास्ट हुए हैं, तो वो तो बाकायदा उनकी काउंटिंग हो जाएगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इसमें बद इंतज़ामी तो हुई है। ये तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जो हमने भी देखा है, हमें भी आपके सामने बात कर दी है कि उनकी बद इंतज़ामी है, और रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर थे वो सही मायनों में उसको नहीं कर सके, जबकि हमारी इतला के मुताबिक 11:30 बजे तमाम हलकों का रिजल्ट जो था वो पहुँच चुका था। अब उसको मैनेज करना वो रिटर्निंग ऑफिसर नाकाम रहा।
जिसकी बना के वहाँ कहते हैं कि गड़बड़ हो गई या शरारत हो गई। धांधली नहीं हुई है, इसमें मिसमैनेजमेंट हुई है। आपका जितना भी व्हाट्सएप के जरिए भी फारूक 45 जो है बाकायदा 11:30 बजे तमाम रिजल्ट इकट्ठा होकर पहुंच चुका था, लेकिन उसको सही तरीके से वो मैनेज नहीं किया। वो भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपने लेवल पर कर रहा है। ये रीकाउंटिंग का हो जाएगा, रीकाउंटिंग का फर्क कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन रीपोल होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। रीपोल नहीं होना, इसको डस्के के साथ आप ना मिलाए। डस्का तो एक बहुत बड़ी एक कंस्पिरेसी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन वहाँ मिसमैनेजमेंट हुई है और वहाँ पर चीफ इलेक्शन कमीशन के भी तहफ़्फ़ुज़ात। यहाँ पर इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि दोपहर को 1 बजे बकौल आपके पोलिंग एजेंट से फॉर्म पे साइन करवा लिए गए फॉर्म 45 पे, इससे बड़ी जो है वो क्या धांधली हो सकती है? अगर आप ठीक कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं हवा में बात नहीं कर रहा, तो फिर क्यों नहीं इलेक्शन होना चाहिए? बात तो सुन लेना, अपनी बात तो मैं पूरी कंप्लीट करने दे रहा। आप कहाँ से कहाँ चले गए, आप कहाँ चले गए? मैं ये कहा कि जब पता चला तो रिटर्निंग ऑफिसर ने इमीडिएटली फारूक 45 जो थे वो रिजेक्ट कर दिए, कैंसिल कर दिए। और इवन देन सर ये बहुत बड़ी सर इवन देन एक साइन करवा लेना, ये आप नहीं समझते कि मामूली बात, गैर मामूली बात, मामूली बात नहीं है, चाहे वो कैंसिल ही क्यों ना हो गए? नहीं, जब मैं आपसे यार कमाल करते हैं, जब हो तो गया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उन प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को इलेक्शन कमीशन तलब करे कि आपने 11:30, 11:45, 1 बजे आपने दस्तखत क्यों करवाए? उसके यही तो मैं कह रहा हूँ सर कि फिर इलेक्शन की सेंसिटिविटी क्या रह जाती है? फिर क्यों नहीं रीपोलिंग होनी चाहिए? इलेक्शन की सेंसिटिविटी क्या बाकी रह गई सर? मैं इसमें तो रीपोल तो नहीं, मैं जो ऐड कर रहा था वो तो कैंसिल कर दिए, वो तो कैंसिल हो गए। असदुल्ला खान साहब, मैं इस पे थोड़ी सी बात ऐड करना चाह रहा हूँ। जी कर दीजिए सर। इस पे मैं एक थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ जो मैंने शुरू से कही आपको कि डीआरओ साहब वो हैं जो कि पिछले दिनों मलीर के इलेक्शन में जिनके खिलाफ शिकायत थी, और अब्दुर्रहमान अराई साहब जो वो थे डीएमओ, वो नवाब शाह से बुलाए गए थे। और इस सारी जो कुछ हुआ, बिल्कुल कमरदीन शाह साहब सही फरमा रहे हैं कि डीआरओ, आरओ, डीएमओ ये मैनेज थे, हमारी खबरों के मुताबिक ये मैनेज थे और ये उसका हिस्सा थे। ये आपको पहले से पता था सर? ये बाज़ाब्ता तरीके से प्लान करके जी। आपको इलेक्शन से पहले से पता था? आपको इलेक्शन पोलिंग डे से पहले पता था आपको ये? जी हमें पहले पता था। दरखास्तें दी गई, बताया गया, इन्फॉर्म किया गया कि ये पीपल्स पार्टी को काम करवाने से नहीं रोका जा रहा। हमारे तो काम सारे रुकवा दिए गए थे। पीपल्स पार्टी के सिंध गवर्नमेंट के काम रात 12 बजे तक होते रहे। डीएमओ नवाब शाह से लाकर लगाए गए थे। मतलब पूरा सिंध का इलेक्शन कमीशन मैनेज किया, पीपल्स पार्टी ने उसको किसी भी तरीके से मैनेज किया। वो जो असल चाहे वो पीएमएलएन कह रही है कि ओमनी के पैसों से मैनेज किया, किससे मैनेज किया, लेकिन सिंध का इलेक्शन कमीशन डीआरओ, आरओ, डीएमओ ये सब मैनेज हुए और इस इलेक्शन को इन्होंने प्लान करके पीपल्स पार्टी की गोद में डाला। सही है। अच्छा, अब इरशाद साहब, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये है, कुछ दिन पहले पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी दोनों मिलकर हुकूमत के खिलाफ करप्शन के इल्ज़ाम लगा रही थी और कहती कि ये करप्ट है, इनको घर जाना चाहिए, इन्होंने ये सिलेक्टेड है, इनको घर जाना चाहिए। आज मैं 2 ट्वीट्स का जिक्र करता हूँ। मरियम साहिबा को रीट्वीट करते हुए चौधरी मंजूर साहब ने कहा कि आपके लंदन फ्लैट जो हैं वो किस तरह से बने थे, याद कीजिए। और फिर अता तारड़ साहब ने उनको रीट्वीट करते हुए कहा कि आप ओमनी ग्रुप का हिसाब दें पहले, यानी दोनों एक दूसरे को करप्ट कह रहे हैं। तो ये क्या अखलाकी जवाब बचा सर? नहीं, तो मुझे क्या ज़रूरत है दोनों की तरदीद करने की? मैं दोनों से इत्तेफाक कर लेता हूँ। मतलब इसमें मुज़ाहिरा क्या है? दोनों सच्चे हो सकते हैं। हम भी दोनों से इत्तेफाक कर रहे हैं, हमारा भी इत्तेफाक है दोनों से। हमें क्या ज़रूरत है कि हम खामखा तरदीद करते फिरें और खामखा अपने ताल्लुकात ख़राब करें? मंजूर दोनों ठीक कह रहे हैं, दोनों सच बोल रहे हैं, बिल्कुल सच बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं तो ठीक है। मसला ये देखें, हमारे यहाँ सियासतदान की क्रेडिबिलिटी क्यों नहीं रही? ये जब बात की जाती है कि जी सियासत करना शरीफ आदमी का काम नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? ये सियासतदानों ने अपनी साख खुद ख़राब की है, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करके, एक दूसरे को मतून करके, एक दूसरे को गंदा करके, और लोगों को ये बावर करा दिया है कि जी ठीक है काम इनसे निकलवाओ, अपना मतलब निकलवाओ, लेकिन ये इस काबिल नहीं है कि ये हमें लीड कर सकें या इनकी बात पर कोई एतबार किया जाए। ये सारे लुटेरे हैं। और इमरान ख़ान को इसी का तो फ़ायदा हुआ है। इमरान ख़ान साहब की जो करप्शन के ख़िलाफ़ मुहिम थी वो कामयाबी इसीलिए हुई कि लोगों को यकीन दिलवा दिया ज़रदारी साहब ने और नवाज शरीफ ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगा के हम दोनों करप्ट हैं, और शहबाज शरीफ साहब ने वो घसीटने की जो बातें की तो यकीन हो गया। अब प्रॉब्लम ये बन गया है कि इमरान ख़ान साहब भी 2.5 साल, 2.25 साल गुजरने के बावजूद ना तो अपनी सफ़ों से करप्ट लोगों को निकाल सके और ना ही ऐसा सिस्टम ला सके
वही पुराना सिस्टम चल रहा है जिसके नतीजे में करप्ट लोगों को सज़ा मिल सके बर वक्त। वो एक ऐसा गोरख धंधा है, एक पेचीदा निज़ाम है जिससे निकलने की कोई कोशिश अभी तक ना कामयाब हुई है, ना कामयाब होती नज़र आ रही है। तो इसलिए ये बात तो दोनों जो कर रहे हैं इसमें दोनों में वज़न है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये तो फिर बरकरार रहेगा तो हमारी सियासत का क्या बनेगा, हमारी जमहूरियत का क्या बनेगा, हमारी पार्लियामेंट का क्या बनेगा और हमारे मुस्तकबिल का क्या बनेगा। ये जो इस मुल्क का मुस्तकबिल है, क्या हम एक करप्ट से निकल कर दूसरे करप्ट और दूसरे करप्ट से निकल कर तीसरे करप्ट की तरफ जाएंगे? क्या ये सिस्टम ताकतवर के लिए रहेगा और कमज़ोर हमेशा? ये बहुत सारे सवाल हैं, ये बुनियादी सवालात हैं जिस पर गौर करने की ज़रूरत है, लेकिन कोई तैयार नहीं है। बिल्कुल सही है। कमर दिलशाद साहब, मुख्तसरन मैं आपसे एक और सवाल जानना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर इंतखाबी धांधलियों का मामला है तो ये जाना चाहिए ट्राइब्यूनल्स के पास, लेकिन डस्का में भी हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने बराह रास्त इसको सुना बजाय कि ट्राइब्यूनल पे जाए, और इसको दलील के तौर पर इस्तेमाल भी किया था बैरिस्टर साहब ने, जो कि पीटीआई की तरफ से जो है वो कंटेस्ट कर रहे थे। और आज भी ये इलेक्शन कमीशन ट्राइब्यूनल के जाने के बजाय इलेक्शन कमीशन के पास चला गया। तो सही रास्ता कौन सा है? देखिए, जो हमारा इलेक्शन एक्ट 2017 का जो सेक्शन 9 है, उसमें अभी 45 दिन तक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियारात हैं कि वो अपनी समरी ट्रायल करने के बाद वो एक्शन ले सकता है। तो ये तो बाकायदा उनके पास इख्तियारात हैं। इसी तरह उसी इख्तियारात के तहत उन्होंने डस्का का इलेक्शन जो था उन्होंने नल एंड वाइड करार दिया गया था, और 45 दिन के बाद फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में केस जाता है। तो ये जो 45 दिन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियारात आज से नहीं, बिल्कुल ठीक है। और ये साहब, अब आप इस मामले को है ये जी, और ये साहब मुख्तसरन इस मामले को आप डस्का की तरह का समझते हैं और रीपोलिंग की आपको लगता है कि इम्कानात हैं? देखें, इलेक्शन कमीशन जो है ना, वो इस वक्त अपने आप को एक जुडिशियल लेवल पे एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि उसकी अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अपनी गलतियों के खिलाफ खुद ही अपील सुन रहा है। ठीक, ये आप सुप्रीम कोर्ट बनने की कोशिश ना करें। अगर डस्का का इलेक्शन गलत हुआ है तो ये भी आपकी जिम्मेदारी है, अगर कराची का इलेक्शन खराब हुआ तो ये भी आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने लोगों के खिलाफ खुद अपील सुन के अपने आप को साफ नहीं कर सकते। बुनियादी तौर पर गलती जहां पर है उसको ठीक करें, उस इलाके को, उस निजाम को ठीक करें, और फिर उसके बाद अपील। बहुत शुक्रिया औरिया साहब, बहुत शुक्रिया। खास किस्म का एक ठीक, बहुत शुक्रिया औरिया साहब, इरशाद आरिफ साहब, हलीमा दिलशेख साहब, कुंवर दिलशाद में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।